वेलकम टू वेदादि क्लासेस। वेदादि क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी विल स्टडी द चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी ऑफ क्लास 9th। सो वर्क होता क्या है? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। व्हाट द वर्क इज? अच्छा देखिए, मान लिया एक दीवार है और दीवार पे आप फोर्स लगाते हैं। ये बहुत मोटी सी दीवार है और इस पे आप फोर्स लगाते हैं, यू अप्लाई द फोर्स ओवर इट। तो क्या होगा, क्या वो दीवार और दीवार वो अपनी जगह से हटता नहीं, तो क्या आपने वर्क किया? तो कहता है कि आप किया या नहीं किया, आप मुझे बाद में बताइए, बट पहले मैं आपको वर्क होता क्या है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो वर्क बेसिकली क्या होता है? द वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो कहता है कि तब तक वर्क नहीं माना जाता जब तक उसमें किसी भी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए। मान लिया एक बुक यहाँ पे रखा हुआ है, आपने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी ए से कहाँ पे आ गया? बी पे आ गया ना, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो गया और आपने फोर्स भी अप्लाई किया। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं समटाइम, और समटाइम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसे एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसे हम क्या कहते हैं? अच्छा, हम दूसरे तरीके से भी क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो अच्छा वर्क, अच्छा डिस्टेंस भी कर सकते हैं इसको ना। सो और किसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं वर्क को। तो ये सिंपल वाला है, तो हम इसको यहीं पे करते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड पे ना जाके सिंपल पे जाते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम इसका यूनिट निकालते हैं। यूनिट एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट की हम बात करते हैं, तो एसआई यूनिट की हम बात करते हैं तो फोर्स डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? मीटर हो जाएगा ना, मीटर। तो एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है ना। अच्छा, न्यूटन मीटर को हम इसको हम जूल भी कहते हैं ना, इसको हम जूल भी कह सकते हैं, है ना। सो न्यूटन मीटर 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, हम ऐसा कह सकते हैं। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट? वर्क। अच्छा, जहाँ तक हम बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं, तो क्वांटिटी के बारे में हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी या तो वेक्टर होगा, स्केलर होगा। वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? ये इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन इसमें नहीं होगा। तो स्केलर क्वांटिटी हम उससे कहते हैं विच ओनली हैव दोज क्वांटिटीज विच ओनली have magnitude, no direction। तो जिसमें डायरेक्शन भी होता है उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, है ना। तो अब देखिए, अच्छा एक और आता है, एक वर्क को हम दूसरे तरीके से भी यदि हम करते हैं, यदि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। क्या होता है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। तो देखिए, जैसे मान लिया ये स्टेयर है और स्टेयर पे आप ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं ना, आप यहाँ हैं, फिर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में वॉक कर रहे हैं ना। तो कहता है कि कितना वॉक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो कहता है जो आपने पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू जी हो जाता है। जी मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना। अच्छा, अब इसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो हाइट बढ़ती जाएगी, हाइट
एच ना। तो वर्क इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स की जगह पे हम क्या करते हैं एम इंटू जी पुट कर देंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट की जगह पे ये वर्टिकल ये हाइट ऊपर की ओर जाता है तो हम इसको एच कर देंगे, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी एच ना। सो हाइट थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड ना, एच इज व्हाट इज द हाइट through which body is lifted ना। इसे हम क्या कह देते हैं, दिस इज एक दो फॉर्मूले हो गए आपके पास वर्क के, एक तो हो गया W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा आपका हो गया W इज इक्वल टू एम जी एच ना। सो ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास। अच्छा, अब हम कुछ और एक हम बात करते हैं, कहता है कि वर्क अब एक और आपका आता है वर्क यदि किसी एंगल से करते हैं ना, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली ना, हम इसे हम क्या कहते हैं वर्क डन। तीसरा कंडीशन आपके पास हो गया वर्क डन, या तीसरे तरीके का डेफिनेशन हो जाए, डेफिनेशन फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली मतलब क्या होता है, किसी एंगल के साथ। जैसे मान लिया एक कोई बच्चा है, एक अपने टॉय कार को, ये इसका छोटा सा टॉय कार है या टॉय है व्हाटएवर, तो वो किसी एंगल से उसको यहाँ से खींच रहा हो, आगे की ओर खींच रहा है ना। तो कहता है ये ग्राउंड के साथ क्या होता है, ये ग्राउंड के साथ कुछ ना कुछ, अच्छा मान ली वो यहाँ से करते हैं लिफ्ट, इसको मैं थोड़ा सा सही से ये कर दूँ, यदि वो उसको यहाँ से खींच रहा होता है तो ग्राउंड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता है ना। तो उसे हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली ना। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस जब एंगल आ जाता है कुछ तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम लिखते हैं। सो W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस ना। तो चूँकि एंगल आ गया है तो इसलिए हमने यहाँ पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये, इसलिए हम एफ कॉस थीटा हम यहाँ पे यूज करते हैं। थीटा क्या है, इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ना। तो यही एंगल है, ये इधर की ओर मोशन हो रहा है और ये आपका थीटा बन जाता है ना। सो अब देखिए, अब मैं आपको इसके लिए कुछ टाइप्स ऑफ वर्क डन मैं बताता हूँ। तो टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात करते हैं तो हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्क डन की हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो हमारे पास तीन तरीके के वर्क डन होते हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन ना, पॉजिटिव वर्क डन। दूसरे को हम कहते हैं निगेटिव वर्क डन। और तीसरे को कहते हैं ज़ीरो वर्क डन। क्या कहते हैं, ज़ीरो वर्क डन। अब तीन टाइप है, इसको हम एक एक करके हम पढ़ते हैं ना। अब देखिए, पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे समझते हैं। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है, कहता है कि यदि फोर्स आप वर्क डन का मतलब क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और कहता है कि फोर्स उधर ही लग रहा है जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है ना। कहता है डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम उसे हम क्या कहेंगे, वर्क डन इन अ पॉजिटिव, और पॉजिटिव वर्क डन कहेंगे। ऐसे केस में जो एंगल जो है दैट द थीटा। अच्छा, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा था, ऑब्लिकली यदि होता है तो हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस ना। तो पॉजिटिव वर्क डन में होता क्या है कि जो थीटा होता है दैट्स अ एंगल। सो एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसे हम कहते हैं एंगल बिटवीन
डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जैसे मान लिया एक जो बच्चा है एक किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है ना। एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, एंगल कितना बना, एंगल 0 बन गया। एंगल क्या हो गया, थीटा क्या हो गया यहाँ पे 0 डिग्री बन गया ना। और हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, F कॉस 0 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे इंटू S। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F कॉस 0 का हो गया 1, F इंटू S। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। और ऐसे केस में वर्क डन को हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन। अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा जो है आपका वो है निगेटिव वर्क डन। निगेटिव वर्क डन ये क्या चीज़ है? तो कहता है निगेटिव वर्क डन के बारे में जहाँ तक हम बात करते हैं तो कहता है निगेटिव वर्क डन हम कहता है कि जब एंगल, अच्छा हमारा फॉर्मूला पहले ऑब्लिकली होता है तो W इज इक्वल टू F कॉस थीटा इंटू S होता है। अच्छा कहता है इस केस में क्या होता है, जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, निगेटिव वर्क डन होगा। जैसे मान लिया फ्रिक्शन फोर्सेस होता है। फ्रिक्शन फोर्सेस कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होता है कि आप, अच्छा जैसे मान लिया आप ग्राउंड पे चलते हैं या दौड़ते हैं, तो क्या होता है आप ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करते हैं तो वो आपको आगे की ओर ये फोर्स लगाता है। आप ग्राउंड पे पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं, वो आगे की ओर आपके फोर्स लगाता है। तो कहता है वो आप डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, आगे की ओर ना। आप फोर्स कहाँ लगा रहे होते हैं, ग्राउंड पे पीछे की ओर लगाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है, आगे की ओर। आप आगे की ओर बढ़ते जाते हैं ना। तो जितने भी फ्रिक्शन फोर्सेस हैं वो क्या होते हैं, दैट दोज आर द एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव वर्क डन। इसमें होता क्या है कि जो थीटा है ना, जो थीटा है उसका जो वैल्यू है वो 180 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 180 डिग्री होता है। और हमें पता होना चाहिए कि cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है। कितना होता है, -1। तो हम यहाँ पे वैल्यू में पुट करेंगे W इज इक्वल टू F इंटू cos 180 डिग्री इंटू S, और cos 1 डिग्री -1 हो गया तो -F इंटू S हो जाएगा ये। तो W वर्क डन क्या होगा, जिधर आप फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और इसके सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शन फोर्सेस। जहाँ भी फ्रिक्शन फोर्सेस है, आप साइकिल चलाएं तो साइकिल चलाते हैं तो जो टायर है वो ग्राउंड को पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं और साइकिल आगे की ओर बढ़ता जाता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव वर्क डन। ना अब हम मूव करते हैं थर्ड वन कौन सा है आपके पास, थर्ड वन है जीरो वर्क डन। अब जीरो वर्क डन क्या है, जीरो वर्क डन कहता है कि आपने काम कुछ किया ही नहीं। अच्छा जैसे देखिए एक कुली है, कुली जो है, कुली सामान आपने क्या किया, कुली के सर पे सामान रख दिया और वो क्या होता है, ये मान लिया ये आपका ये है कुली नंबर 1, और ये कुली है ये, और कुली को आपने क्या किया, इसके सर पे ये कुछ सूटकेस वगैरह जो भी है आपने इसके, अब तो जितना ज़्यादा रख सकते रख दिया आपने। अब आप क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट हो गया ना। अच्छा ये जो वर्क डन है ये वर्टिकल हो रहा है, क्या होता है, वर्टिकल हो रहा है ना। सो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन परपेंडिकुलर, तो अच्छा यहाँ पे क्या है, एफ कॉस थीटा इंटू एस। अब इसमें कंडीशन क्या है, तो कहता है कि व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो कहते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे 90 डिग्री पे हो जाते हैं। क्या होते हैं,
90 डिग्री पे ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो जाते हैं, तो वैसे केसेस में वर्क डन 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉस 90 डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो W इज इक्वल टू एफ, कॉस का वैल्यू 0 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू इंटू एस, देन वर्क डन विल बी 0। तो वर्क डन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कूली जब आपका सामान सर पे उठाता है तो उसमें क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। वो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड करता है। ये फोर्स जैसे मान लिया आपने उसके सर पे रखा ना, तो फोर्स तो लग रहा है ना उसके सर पे, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमेशा ही 0 होता है ना। अच्छा सिर्फ इसी के सिर्फ इसी के केस में नहीं होता। अच्छा जैसे मान लिया हम एक और एग्जांपल देते हैं कि जैसे सन है, सन के चारों तरफ क्या होता है, अर्थ रिवॉल्व करता है। तो क्या अर्थ भी कोई काम कर रहा है क्या? तो नहीं, अर्थ कोई काम नहीं कर रहा है, वो जहाँ से वापस घूम रहा है फिर वहीं पे आ जा रहा है। तो एक तरीके से क्या सिंपली यदि हम कहें कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0 ना। तो कहता है कि द वर्क डन इन द केस ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड द सन 0 होता है, और वर्क डन इन द केस ऑफ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ वो भी 0 होता है। तो जो ऑल द ऐसे हम सिंपली हम कह सकते हैं जितना भी वर्क डन होता है इन ए सर्कुलर पाथ ना, आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं वर्क डन इन ए सर्कुलर पाथ, वर्क डन इन अ सर्कुलर पाथ वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 0 होता है। तो यदि आप सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो आपका वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, है ना। कितना होगा, 0 होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम एनर्जी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन is acting on an object। एक 10 न्यूटन का फोर्स एक बॉडी पे लग रहा है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अच्छा ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 5 मीटर का। कितना हो रहा है, 5 मीटर का ना। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पे हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ पे आप जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे उस डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा ना। और तब अच्छा पहले क्वेश्चन को पूरा करते हैं। व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। सिंपली आपको करना है क्या ना, आपको फार्मूला यूज करना है। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे आप, देन W इज इक्वल टू F इंटू एस। वेरी गुड। और फोर्स कितना है आपके पास, फोर्स है आपका 10 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 5 मीटर। तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन मीटर। और दिस इज इक्वल टू 50 जूल भी हम कहेंगे। क्या कहेंगे, 50 जूल भी कहेंगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन ऑब्लिकली हम ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके पास है कुछ ऐसा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्रेन लिफ्ट्स क्रेट अपवर्ड। कहता है एक क्रेन है, क्रेन लिफ्ट्स क्रेट अपवर्ड ऊपर की ओर उठाता है, थ्रू ए हाइट ऑफ
थ्रू अ हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर के हाइट से उठाता है. द लिफ्टिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय द क्रेन, द लिफ्टिंग फोर्स provided by the crane, provided by the crane ना, तो वो कितना करता है, इज कितना है 5 किलो न्यूटन, कितना है 5 किलो न्यूटन है. हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स, वो हाउ मच कितना वर्क हो गया, हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स, तो कितना वर्क डन होगा. अच्छा देखिए इसको कुछ समझते हैं पहले. ये मान लिया क्रेन है, आपका क्रेन है. क्रेन से आपने क्या किया, कोई भी वस्तु है उसको आप उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं ऊपर की ओर. ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसको आप ऊपर की ओर उठाते हैं. तो कहता है कि अच्छा क्रेन कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो 5 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ना. अच्छा और कितना हाइट पे उठा लिया उसने, तो 20 मीटर ग्राउंड से उसको अबव उठा लिया. तो ये ग्राउंड है मान लिया, ये ग्राउंड आपका ये है आपका, और ग्राउंड से इसने यहाँ ऑब्जेक्ट को उठा लिया है क्रेन ने. तो हाइट कितना हो गया आपके पास, 20 मीटर हो गया. कितना हो गया, 20 मीटर. अच्छा अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको जो पता करना है, आपको पता करना है कि वर्क डन कितना हुआ. तो वर्क डन कितना हुआ, तो फोर्स आपके पास कितना है, फोर्स कितना है और लिफ्ट का क्रेन का, तो फोर्स है 5 किलो न्यूटन, मतलब 5 इंटू 1000 न्यूटन. आपके पास इतना तो फोर्स वो किसका है, क्रेन का. डिस्प्लेसमेंट कितना करता है क्रेन, 20 मीटर. कितना करता है, 20 मीटर. तो आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज कीजिए, यू विल गेट योर आंसर. सो व्हाट्स योर फॉर्मूला इज W इज इक्वल टू F इंटू एस, दैट इज F इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर 3 है ये ना, इंटू 20. तो ये 5 दूने 10 हो जाएगा, इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, या इसको 10 पावर 5 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा या न्यूटन मीटर. 10 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 पावर 5. 10 पावर 5 इज आपका जूल में हो गया. और किलो जूल में आपको निकालना है तो आपको क्या कीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए. 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपको किलो वो किस में निकल जाएगा, किलो जूल में. तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 10 पावर 2, दैट इज 200 किलो जूल. इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर. सो ये तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना. एक दो को और क्वेश्चन हम लेते हैं. अच्छा एक कुछ एंगल वाला क्वेश्चन लेते हैं. एंगल एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से आ जाता है. वेट अ सेकेंड. क्वेश्चन कहता है अ कार वेटिंग 1000 किलोग्राम, अ कार वेटिंग 1000 किलोग्राम का कार है, एंड ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो चल रहा है. स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस एंड ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड. स्टॉप्स वो रुक जाता है, स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे, ऑफ 50 मीटर, डी एक्सेलेटिंग यूनिफॉर्मली, accelerating for uniformly. What is the force exerted on it? What is the force
एग्जर्टेड ऑन इट ना, कितना फोर्स इस पे एग्जर्ट किया जाएगा बाय द ब्रेक। जब ब्रेक आप लगा रहे होते हैं तो कितना इस पे फोर्स लगेगा, एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक, और ब्रेक कितना वर्क डन करता है, एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक, तो ब्रेक कितना वर्क डन करेगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। कहता है कि एक कार चला रहे हैं, अब कार जिसका वेट आपका कितना दिया हुआ है 1000 किलोग्राम, और ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रहा है, 50 मीटर पे स्टॉप हो जाता है डिस्टेंस पे, वो उसमें डी एक्सेलरेशन होता है। व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक, कितना ब्रेक फोर्स लगाता है। तो देखिए कार रुक गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, कार की इनिशियल वेलोसिटी दी है 30 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, और वो कार रुक जाता है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया उसका। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन आपको पता करना है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 50 मीटर। कितना दिया हुआ है 50 मीटर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि आपका क्या निकल जाए, एक्सेलरेशन निकल जाए। तो हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। v² यहाँ पे 0 हो जाएगा, दैट इज u² मतलब 30 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a आपको पता करना है, s आपको पता है 50 मीटर, है ना। तो आपके पास कितना हो जाएगा। अच्छा, ये क्या था, ये आपका डी एक्सेलरेशन था। क्या था, डी एक्सेलरेशन था। तो आपको a का जो वैल्यू है वो निगेटिव में ही आएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा 5, आप इसको ये 0 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 मतलब 900 प्लस 5 दूनी 10 10a हो जाएगा। तो 10a इज इक्वल टू माइनस 900 हो जाएगा, देन a इज इक्वल टू 900 अपॉन 10 कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डी एक्सेलरेशन हो गया। क्या हो गया, ए का वैल्यू रिटार्डेशन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। इसे एक्सेलरेशन ना करके हम रिटार्डेशन कहेंगे। तो एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे निकल गया, या डी एक्सेलरेशन जो भी है, तो आपका निकल गया कितना, माइनस 90 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है क्या, ब्रेक फोर्स कितना लगाता है। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है कार का, तो कार का मास है 1000 किलोग्राम, तो 1000 इंटू, और एक्सेलरेशन कितना आपका हो रहा है, तो एक्सेलरेशन आपका एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, ये 5 दूने 10 100 है ये ना, 50 दूने 50 इंटू 2 100 हो जाता है, तो ये 100 है, ये 100, तो ये कट जाएगा, तो ये 9 बचेगा, 9 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना आपका आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड इसका ना। तो इसके वैल्यू हम कितना पूछेगा 9 पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा फोर्स 9000 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9000 न्यूटन आ जाएगा। और वो माइनस में है, तो माइनस में मतलब ये निगेटिव फोर्स हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस में है तो हमें माइनस में ही रहने देते हैं इसको ना। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है, अब यहाँ तक आपने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस। फोर्स आपका कितना होता है। अच्छा, फोर्स जो है ना, वो जो ब्रेक लगा रहा है वो निगेटिव साइन तो बेसिकली कह रहा है कि रिटार्डिंग फोर्स है ना। तो हमें वर्क में तो क्या होता है, वर्क में कोई डायरेक्शन का कोई लेना देना होता नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड का होता है। तो हम यहाँ पे सीधे डायरेक्ट पुट करेंगे फोर्स कितना आपका लग रहा है, तो वो 9000, एक मिनट 9000 है ना, हाँ 9000। तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड डालेंगे, तो 9000 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया 50 मीटर। तो 9 × 5 = 45 और 3 0 इस पर डाल दीजिए, 1 2 3। तो वर्क डन कितना होगा दिस मच, और इतना जूल कह सकते हैं आप इसको, हम क्या कह सकते हैं, इतना जूल ना, ठीक है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में यदि आप लिखना चाहें तो 4.5 इंटू 10⁵ जूल हो जाएगा ये इसका आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू द वर्क ना। अच्छा, एक और टर्म होता है, उससे कहते हैं एनर्जी ना। तो एनर्जी से रिलेटेड भी हमें कुछ पढ़ना है। तो एनर्जी हमारा क्या हो सकता है, एनर्जी हमारा काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है ना। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी हो सकते हैं। बट एनर्जी होता क्या है, तो एनर्जी बेसिकली द
कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को ही हम एनर्जी कहते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी पढ़ रहे हैं ना। तो एनर्जी किसे कहते हैं, एनर्जी। तो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो आपके काम करने की कितनी कैपेसिटी, क्षमता है, उसी को एनर्जी कहते हैं। आप में जितना काम कर सकते हैं उतनी आपकी एनर्जी है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं। तो बेसिकली ये जो होता है ये एनर्जी, तो एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होगा वो वही होगा जो वर्क का है, और वो होगा जूल। और ये कैसी क्वांटिटी होगी, तो क्वांटिटी की हम बारे में बात करें तो ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी, इससे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी ही होगी ना। अच्छा देखिए, कहता है कि अब एनर्जी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। एनर्जी आपका कौन कौन से टाइप का हो सकता है, तो एनर्जी आपका पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी, पीई मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी ना। काइनेटिक एनर्जी हो सकता है ना। तो जिस स्टेट में है आप, उस स्टेट के कारण जिस बॉडी में जो एनर्जी है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, और मोशन के कारण जो किसी चीज़ में एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा आपके पास केमिकल एनर्जी हो सकती है, किसी भी केमिकल में जो भी एनर्जी है दैट इज द केमिकल एनर्जी। हीट में जो एनर्जी है दैट इज द हीट एनर्जी। हीट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। लाइट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट की एनर्जी हो गई। साउंड इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी हो गई, हम इसे कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में भी एनर्जी होती है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी ना। न्यूक्लियर एनर्जी ना, न्यूक्लियर। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं। हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमें दो ही चीज़ें आपको पढ़नी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, क्या किसे कहते हैं। सो कहता है कि द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू द मोशन। क्या कहता है, द एनर्जी in a body due to its motion, इसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, है ना। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का आपको डेरिवेशन बेसिकली करना नहीं है, डिराइव तो करना नहीं है, बट फिर भी मैं आपको डिराइव कर देता हूँ। बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका निकला कहाँ से है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो लॉ ऑफ मोशन से ही निकला हुआ है। तो चलिए मैं देखता हूँ आपको यहाँ पे। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम पढ़ते हैं ना। अच्छा, तो यहाँ पे ये काइनेटिक डब्ल्यू को हम काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना। कहता है कोई एक बॉडी है, इसका इनिशियल वेलोसिटी यदि हम मान लेते हैं यू है ना। कोई बॉडी है, मान लिया वो दौड़ने जा रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी यू है, इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ना। और वो कहीं पे रीच पर मूव करके वहीं पहुंचेगा, तो उसका फाइनल वेलोसिटी वी हम कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, उसका वी हम कहते हैं, है ना। अच्छा, एक्सीलरेशन भी होगा ना, बॉडी में मूवमेंट है तो इसमें एक्सीलरेशन भी होगा, एक्सीलरेशन भी होगा, और वो कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस मान लिया वो ट्रैवल करता है, उसको हम एस कहते हैं, डिस्टेंस एस ट्रैवल करता है वो। अच्छा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक हमारा लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉडी का, वो आपने कुछ मान लिया, इसको यू ही मान लेते हैं, कुछ नहीं होता। और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना, क्योंकि बॉडी जहाँ वहाँ पे पहुँचेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, किसी पॉइंट पे ए, मान ले बॉडी ए पे है, ए से बी पे पहुँचा है, तो इनिशियल वेलोसिटी यदि उसका यू है तो फाइनल यहाँ पे पहुँचते ही वो स्टॉप हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0 हो जाएगी ना। अच्छा, जैसे ही वो रुकेगा,
जैसे कार है, कार में आप ब्रेक लगाते हैं तो जैसे रुकेगा तो जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव में आ जाएगा ना, रिटार्डेशन हो जाएगा। वो आप रुकेंगे ना तो रिटार्डेशन, जैसे आप भी दौड़ के कहीं भी रुके तो आपने ब्रेक लगाया उस पर, तो आप पीछे की ओर उसको अपने ले जाना चाहते हैं तो वो डी एक्सेलरेशन कहलाएगा, है ना। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल आपके पता है, एस आपने लिया, तो इसी फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। तो ये 0² इज इक्वल टू U² प्लस 2, अच्छा ए जो हमने अब क्या लिया, माइनस में लिया, माइनस ए इंटू एस, तो हम इसको लिखते हैं U² माइनस 2AS हो जाएगा, और तब क्या हो जाएगा, U² इज इक्वल टू 2AS हो जाएगा। या ये 0 है यहाँ पे, तो U² इज इक्वल टू 2AS हो जाएगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ये हमने यहाँ पे लिया हुआ है ये, आज देखिए तो फोर्स हम फोर्स इज इक्वल टू क्या ले, मास इंटू एक्सेलरेशन है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास, है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन नंबर 1। तो U को तो U² रहने देते हैं, इज इक्वल टू 2, ए की जगह पे हम F बाय M कर देते हैं ना, F बाय M कर देते हैं। ए की जगह पे हमने क्या कर दिया, F बाय M, S तो S रहने दिया हमने, है ना। तो अच्छा, F इंटू एस को हम क्या कहते हैं, F इंटू एस को अभी हमने पढ़ा, क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, क्या कहते हैं, तो F इंटू एस जो है यहाँ पे, इसको हम काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं। तो U² इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हम कह देते हैं इसे अपॉन M। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये M ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 mv² हम बेसिकली कहते हैं, या U² जो भी कहिए। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² या mu² हम कहते हैं ना। सो आई थिंक ये आपका फॉर्मूला मिल गया। तो इसको सम टाइम हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² भी हम कहते हैं। ये U को हम स्मॉल v से चेंज भी कर सकते हैं, तो हाफ mv² आपका ये हो जाता है। सो ये काइनेटिक एनर्जी है ना। सो जितना भी काइनेटिक एनर्जी, अच्छा यहाँ से ये एक रिलेशनशिप आता है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी ट्वाइस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा। यदि वेलोसिटी आप दुगना करेंगे, डबल करेंगे तो 2 करेंगे तो 2² मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2v का स्क्वायर कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4v मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ना। और इसको हाफ करेंगे तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा ना। तो ये तो इसका रिलेशन है ना। तो कहता है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है ना। सो यदि मास ज़्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी ना। तो जैसे मान लिया, जैसे एक कार है जो ऊपर हिल की ओर जा रही है, तो इसका जितना मास होगा और जितनी उसकी वेलोसिटी होगी तो उसके अकॉर्डिंग उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाँ। सो अच्छा देखें इससे रिलेटेड, अच्छा हिली एरिया जब आता है, अच्छा एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब हिली एरिया आता है ना, चढ़ाई पे होता है ना, तो जो कार का ड्राइवर है वो अपना स्पीड बढ़ा देता है, स्पीड इंक्रीज कर देता है। तो इस स्पीड इंक्रीज कर देता है, क्यों करता है, या वेलोसिटी इंक्रीज कर देता है, क्योंकि इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना पड़ता है। हम जैसे कहते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर वर्क करता जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम आपको वर्क करना पड़ता है, इसलिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ती है ना। सो व्हेन ए ड्राइवर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ हिज कार ऑन approaching a hilly road to give more kinetic energy to the car, so that it may go up against gravity, ताकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जब वो ऊपर की ओर जा रहा हो तो उसके अगेंस्ट में काम कर सके, है ना। अच्छा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नाउ हेयर द क्वेश्चन नंबर 1
एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग विद a velocity of 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ट्राई करें। तो कहता है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, क्या होती है। मास दिया हुआ है, मास कितना दिया है, 2 किलोग्राम दिया हुआ है, और वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी मतलब v दिया हुआ है, u या v जो भी कहिए इसे, तो ये है 0.1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज कीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv², हाफ mv², हाफ मतलब हाफ, और जो वेट है मतलब 2 इंटू v² मतलब 0.1 इंटू 0.1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 नीचे 100 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/100 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.01 जूल विल बी योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट विल जस्ट मूव टू अदर नेक्स्ट। एक और हम पढ़ लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देन हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे मूव करेंगे ना। तो कहता है कि हाउ मच वर्क शुड बी, हाउ मच work should be done on a bicycle, should be done on a bicycle of mass 20 किलोग्राम, of mass कितना है साइकिल का, 20 किलोग्राम है। to increase its speed, to increase its speed, इसकी स्पीड को आपको बढ़ाना है। कितना स्पीड बढ़ाना है, तो फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है। तो कहता है कि आपका कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब कितना वर्क डन और आप करेंगे कि तो वो उसकी स्पीड कितनी हो जाए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। अब करेंगे कैसे, तो पहले क्या करते हैं, दो आपको वेलोसिटी दी हुई हैं और मास तो साइकिल का उतना ही रहेगा, दोनों के अकॉर्डिंग आप पहले उनका काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। तो फर्स्ट केस आप कीजिए, फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ m कितना है 20, v कितना है v², मतलब ये हम लेंगे तो 2 इंटू 2 ना, तो 2 10 बार में कट जाएगा तो कितना 4 मतलब 40 जूल आपका आ जाएगा। फर्स्ट केस में आपका कितना आ जाएगा 40 जूल। सेकेंड केस में आपका काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, सेकेंड में केस में काइनेटिक एनर्जी आपका आएगा हाफ m कितना है, m तो 20 ही रहेगा ना, v² कितना हो जाएगा मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 इंटू 5 कर देंगे, ये भी कट जाएगा 5 से 2 10 तो 5 या 25 मतलब 250। अब एनर्जी कितनी हो गई 250 जूल हो गई, कितनी हो गई, तो अब 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आप चला रहे थे साइकिल, अब 5 मीटर पर सेकंड के, जब 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला रहे थे साइकिल तो आपके काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 40 जूल। अब जब 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 250, तो डिफरेंस कितना हो गया, तो वर्क डन जो आपका हो गया, जो आप एक्स्ट्रा वर्क डन करेंगे तो इनके डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 250 माइनस व्हाट 40, दैट विल बी आंसर इज 210 जूल, मतलब आप 210 जूल का आपको वर्क डन करना पड़ेगा यदि उसकी स्पीड बढ़ानी है तो। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम कुछ पढ़ लें। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो कहता है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कहता है कि मान लिया जाए, कहता है पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे कह सकते हैं कि अपने स्टैटिक पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है दैट्स नॉन द पोटेंशियल एनर्जी, हम उसको कहते हैं ना। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे कुछ कह सकते हैं, द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी, द एनर्जी possessed
बाय अ बॉडी ना ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन, ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप, यदि उसका शेप और पोजीशन चेंज हो जाए उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। इसका ऐसा यूनिट भी वही होता है जो और नॉर्मल एनर्जी क्या होता है, दैट्स द जूल। सो ऐसा यूनिट क्या होता है, इसको जूल मानिए। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम कहते हैं तो एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, यदि बॉडी को हम लिफ्ट करते हैं ना, बॉडी यदि मान लिया कोई बॉडी है ये यहाँ पे है ग्राउंड पे ना, ये ग्राउंड पे है और इसको हम लिफ्ट करके ऊपर ले जाते हैं, ये यहाँ तक यहाँ ले आते हैं, ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है और ये यहाँ से यहाँ ले आते हैं, तो पोजीशन में चेंज हो गया। तो पोजीशन में चेंज में कितना हाइट चेंज हुआ, तो ये ग्राउंड से ऊपर कितना गया, h गया। तो अच्छा ये जो है बॉडी यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो फोर्स अप्लाई कर रही है दैट इज इक्वल टू कितना फोर्स अप्लाई कर रही है नीचे की ओर, mg ना। और ये इसने तो mg क्या हो, अच्छा हमारे वर्क डन बेसिकली हम क्या कहते हैं, वर्क इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं, वर्क इज इक्वल टू हम कहते हैं, वर्क इज इक्वल टू कहते हैं F इंटू एस ना। और यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेविटी जो फोर्स ये वर्क कर रही है ना, दैट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू mg। और हाइट ये हाइट कितना करती है, h, तो ये हो जाता है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है ना। सो ये इसका ये होता है ना। अब देखिए इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं ना। सो कुछ क्वेश्चन हम इसके रिलेटेड भी कर लेते हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसके बाद का टॉपिक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग बाद में करेंगे, बट हम लोग पहले क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो पहले हमारा क्वेश्चन आता है कह रहा है सपोज यू हैव ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, सपोज you have a body of मास कितना दिया हुआ है, 1 किलोग्राम दिया हुआ है। इन योर हैंड आपके हाथ में है वो बॉडी, उसका मास कितना है, 1 किलोग्राम है। टू व्हाट हाइट ना, कितना हाइट विल यू रेज, कितना हाइट आप रेज करेंगे, विल यू रेज इट, कितना हाइट रेज करेंगे, सो दैट इट में एक्वायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जूल। आपके हाथ में क्या कहता है, आपके हाथ में 1 किलोग्राम का कोई वस्तु है और उसको कहता है कि आप कितना हाइट उठाएं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोजीशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1 जूल लग जाए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, mgh, है ना। हाइट आपके पास दिया हुआ है, हाइट आपको फाइंड आउट करना है। m कितना दिया हुआ है, m आपको दिया हुआ है 1 किलोग्राम। अच्छा g जो होता है आपको पता होना चाहिए अब, बट अच्छा g यहाँ पे दिया हुआ है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। यदि ना दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, ना दिया हुआ तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे, बट यहाँ दिया हुआ है तो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने यूज कर लिया। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी आपकी दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 1 जूल दी हुई है ना। तो 1 इज इक्वल टू मास कितना है 1 इंटू जी कितना है 10 इंटू एच, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो ये एक नीचे आ जाएगा,
तो 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1 और ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दिस मच सेंटीमीटर आपका, मतलब 1 किलोग्राम के बॉडी को आप 0.1 सेंटीमीटर उठाएंगे तो आपको 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, कहता है ए बॉय, एक लड़का है वेगिंग वेगिंग 40 किलोग्राम, उसका वजन कितना है 40 किलोग्राम, क्लाइम अप वर्टिकल हाइट, क्लाइम अप वर्टिकल हाइट कितना क्लाइम करता है ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर तक। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको बाय हिम और कहता है हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज ही गेन, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज ही गेन, तो वो कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। यहाँ पे जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, आपको करना क्या है, एक दिया हुआ क्या है आप पहले वो लिख लें। तो आपका मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 40 किलोग्राम का लड़का है, हाइट कितनी दी हुई है 200 मीटर की हाइट है ना। पोटेंशियल जी आपका वैल्यू दिया हुआ है, तो जी आपको क्या निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए। दैन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मास 40 इंटू जी 9.8 इंटू 200 मीटर ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे व्हाट विल बी कम, दैट विल बी योर आंसर and your answer will be here 7.84 into 10 power 4 joule. So this is your answer, है ना। I hope you understand this question. एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अच्छा, मैं वीडियो ये आगे बढ़ जाता है ना, आप वीडियो रोक के इसे देख लें ना, स्टॉप करें फिर इसको कैलकुलेट करें फिर आगे बढ़े ना, सो इट विल गुड फॉर यू। सो अब नेक्स्ट वन आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है सपोज दो बॉडीज हैं ए एंड बी हैविंग इक्वल मासेस। क्या होता है, इक्वल मासेस हैं, हैविंग इक्वल मासेस आर केप्ट एट हाइट ऑफ at a height of HEIGST at a height of कितने हाइट पे, at a height of H and 3H respectively ना। find the ratio of their potential energy, आप उनकी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालें। तो मान लिया पोटेंशियल एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh, और इसका पोटेंशियल एनर्जी भी कितना होगा, इसको भी फॉर्मूले से हम निकाल देंगे तो mgh ही होगा ना। अच्छा इसका हाइट h है तो h होगा, और इसका हाइट कितना है 3h, तो 3h होगा, है ना। तो हम रेशियो जब लेंगे तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी कर देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए अपॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, यदि हम इसको ऐसा करते हैं तो ये आ जाएगा mgh अपॉन 3mgh आ जाएगा। mgh कैंसिल 1/3 हो जाएगा। सो रेशियो कितना होगा 1:3 का रेशियो होगा। कितना होगा 1:3 का रेशियो होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ना। पोटेंशियल एनर्जी के और हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो यूज़ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी के एक और क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन हो गए, आप सॉल्व कर सकते हैं इसे और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जैसे मान लिया आप गुलेल लेते हैं
गुलेल लेते हैं। सो उसमें क्या करते हैं, कोई भी जो कंचा है या जो भी पत्थर है आप गुलेल में आप पीछे की ओर ला के उसको स्ट्रेन करके रखते हैं ना, और उसको जैसे ही उसके पोजीशन से छोड़ते हैं वो दूर जा गिरता है। सो द एनर्जी यूज टू थ्रो अवे अ पीस ऑफ स्ट्रेन, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, जैसे आर्चरी में होता है, कहता है कि वहाँ पे पहले वो पुल बैक द वो स्ट्रिंग को पीछे ले जाते हैं और फिर इसको उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है, एंड देन फिर क्या होता है, जैसे इसको छोड़ते हैं सो बेंड बो पोसेस पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ चुका होता है। ऐसे ही होता है बर्ड सिटिंग एट ए हाइट हैज़ ओनली पोटेंशियल एनर्जी ना, बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई हैज़ पोटेंशियल एनर्जी एज वेल काइनेटिक एनर्जी। तो कहता है कि बर्ड यदि किसी हाइट पे बैठी हुई है तो सिर्फ उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, बट यदि वो फ्लाई कर रही है तो उसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही होगी, है ना। सो इन दिस वे वी कवर्ड द वर्क एंड एनर्जी पार्ट। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल cover the commercial unit of energy, and then we will also do the thing of power, and some power part is also there na, work, energy and power. So we will cover all the things in the next video. So till then, goodbye, take care.